गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो वीडियो है वो आपका यूपी टेट 2013 का हिंदी का सॉल्व पेपर है, ठीक है ना। तो आपको एवरी सैटरडे आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें आपको यूपी टेट और सी टेट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। इसलिए सैटरडे का वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करते हैं, वो एवरी सैटरडे को उनको यूपी टेट सी टेट का क्वेश्चंस पेपर मिलेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है। जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदा होता है। उसमें से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मान लीजिए 30 क्वेश्चंस रहते हैं। आप सोचिए प्रीवियस पेपर के आप 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये वीडियो मिस नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, क्वेश्चन से पहला, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। ऑप्शन में दिया है, दांत कपटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दूब, बाबूनस का कुंदा, ठीक है ना। तो आपको देखिए वो क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर आपको याद रख लिया कीजिए। जब आंसर आपको याद रहेगा तो बाकी को आंसर पे आपको ट्रिक करेंगे, बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर आप हमेशा याद रखें, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस को, पेपर को बार बार आप सॉल्व करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाता है। इसलिए आपको एक ही काम करिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र के लिए सही मुहावरे का जो अर्थ होगा क्या होगा, आस्तीन का सांप, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। तो क्या होगा, जितेंद्रिय। आपको आंसर जब याद रहेगा तो आप फटाक से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से और किसी का मीनिंग जाने या ना जाने, लेकिन जिसका आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका आंसर जो उसमें दिया रहेगा, तो आप जब याद रहेगा तो फटाक से आंसर लगा देंगे। और याद कैसे रहेगा, तभी जब आप पेपर को हमेशा पूरा प्रीवियस पेपर को अच्छे से सॉल्व करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। पवन का संधि विच्छेद, ठीक है ना। पवन का संधि विच्छेद कौन सा होगा, पो धन आन। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन पेपर के लिए या कंपटीशन के एग्जाम के लिए आपको तैयारी करने से पहले उस पूरा सिलेबस को हमको पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। मान लीजिए ये हिंदी में मुहावरा, विलोम, प्रत्यय सब चीज आपको सिलेबस में आता है, तो सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब पेपर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें एक एक चीज बताना मुश्किल है, इसलिए कि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा कि आप देखेंगे ही नहीं। इसलिए आपको जब केवल ही बता दिया जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, तो आप अच्छे से कर लोगे। क्यों, लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, सारे चीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप पेपर सॉल्व करने से पहले सब वीडियो को देखिए, हर चीज का नॉलेज रखिए, हर चीज में उसमें, तभी आप वीडियो फटाक से करेंगे। लेकिन बार बार सॉल्व करते भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पुनः जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। पुनः जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, पुनः जन्म, यानी कि ये थर्ड। फिर इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। अब संधि आपको पता होगा तो तभी आप ये कर सकते हैं। तो यानी कि संधि का वीडियो देखिए, संधि का चैप्टर पढ़िए। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि किसी भी प्रतियोगिता का एग्जाम देने से पहले, किसी भी कंपटीशन को देने से पहले आपको सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तब आप जो क्वेश्चन पेपर आएंगे फटाफट आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है, नाक में चोट लगना नहीं, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना और उससे प्रार्थना करना, इज्जत देना या चापलूसी करना नहीं। नाक रगड़ने का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। तो कुछ चीजों से आपको अर्थ इसका जानना, जैसे उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, ठीक है। तो जब आपको ये पता होगा उखाड़ना, इसमें आप ये ढूंढेंगे कि उखाड़ने का तो लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा, रोपड़, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, तो ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, बीज बपन काल। कौन सी संज्ञा दी थी, बीज बपन काल। अति सुदो स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है ये पंक्ति अति सुदो स्नेह का मारक किसकी पंक्ति है, तो घनानंद की, ठीक है। कालिंदी का परिवाची क्या है,
ठीक है। तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है? यमुना का। अब आप पर्यायवाची पूरा पढ़िएगा, ठीक है। और इस तरह से वो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास जो है, इन्होंने क्या है 1941 में, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए। 1941 में मेरी आत्मकथा लिखी थी, जो पहली हिंदी साहित्य की आत्मकथा है, ठीक है ना। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कोई भी कार्य करने से पहले उसमें विघ्न पड़ जाना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मारना? नहीं। सिर पर सेहरा बंधा होना? ये भी नहीं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना और सिर पर शैतान सवार होना, यानी कि आंसर कौन सा होगा? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपके 30 क्वेश्चन से मैं 12 क्वेश्चन यहाँ है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन दूंगी, यानी कि अब 30 क्वेश्चंस आते हैं, सब 30 करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका सॉल्व पेपर है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आपका 12 तक आपका क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी थी। अब इसके आगे का प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए, क्वेश्चन में हमेशा आंसर आपको जब याद रहेगा, मान लीजिए ऑप्शन 4 दिया है, उस 4 में एक आपको पता है, फटाक से 3 तो गलती हो जाएगा। इसलिए कोशिश है आपको यही करना चाहिए कि हमको आंसर पता रहे, याद करते रहना चाहिए। और प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस पेपर को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस होता जाता है। 2 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, किस कवि को कवियों कवि कहा जाता है? इस बात को याद रखिएगा, कवि के कवियों को किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, ठीक है ना। फिर दरत रदसूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये आपको पता है, तो कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। फिर हिंदी का पहला पत्र, हिंदी का जो पहला पत्र है वो कौन सा है? उदंत मार्दंड, ठीक है। इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार और हरिश्चंद्र मैगजीन, इसमें उन कौन सी पहला पत्र है? तो उदंत मार्दंड, ठीक है ना। फिर है काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1893 में काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, और उसके जो अध्यक्ष हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह थे, ठीक है ना। उनके दोनों लोग अध्यक्ष थे। फिर है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदन मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। तो कौन है प्रेम सागर की किसकी रचना है? तो लल्लू लाल जी की है, ठीक है ना। फिर है व्युक्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? ये आपका देखिए शब्द विचार वाले चैप्टर में है, उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा। 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, ऐसे करके है 5 आपके भेद हैं व्यक्ति के आधार पे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है? तो संज्ञा के आधार पे होता है। क्यों? प्रत्यय के आधार पे होगा नहीं, ठीक है ना। प्रत्यय कहाँ लगेगा भाई? पीछे। तो प्रत्यय के आधार पे होगा नहीं, क्रिया के आधार पे होता नहीं सर्वनाम। और संज्ञा के आधार पे क्यों होता है? अगर हमने लिख दिया कि वह खाना, यह जगह नहीं बता रहे मैं, वह खाना खाती है, फिर भी लिख देते हैं वह खाना खाता है, तो ये पता चल गया वह खाना खाती है से पता चल गया कि स्त्री लेंगे, वह खाना खाता है ऐसे क्या पता चल गया? पुरुष लेंगे। यानी कि वह जो शब्द है वो क्या है? देखिए, वह तो आपका सर्वनाम। देखिए आपका, जैसे देखिए मान लीजिए हम बोलते हैं कि स्नेहा खाना खाती है, ठीक है ना। वह से नहीं, मतलब यहाँ संज्ञा की बात है कि संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। तो कैसे संज्ञा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है कि देखिए हम बोलेंगे कि स्नेहा खाना खाती है, ठीक है। यहाँ बोलेंगे हम स्नेहा खाना खाती है, और एक बात बोल देंगे कि प्रियम खाना खाता है। स्नेहा खाना खाती है, प्रियम खाना खाता है, यानी कि स्नेहा जो है वो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया, और प्रियम जो क्या हो गया? वो पुरुष लिंग हो गया।
तो यानी कि ये दोनों जो है आपके किस है, क्या है, संज्ञा। इन्हीं के आधार पे हम लिंग का निर्धारण करते हैं। समझ में आ गया। उसी तरह है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक वाले चैप्टर में पढ़िएगा कौन कौन से कारक है, कर्ता कर्म कर से अधिकरण, ठीक है, संबोधन, इस तरह से करके 8 कारक है। उनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं ये भी आपको। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, आपके यहाँ घ जो है का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी कि घ किस वर्ग में आता है, क वर्ग में आता है। घ जो है क वर्ग में आता है, ठीक है, तो किसमें, चौथे वर्ग, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो ये क्या है, जब क वर्ग, तो क वर्ग जो है कंठ वर्ग होता है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कंठ। फिर 6 वर्ण किसके योग से बना है, किन 2 वर्णों के योग से 6 वर्ण बना है, तो क और श। तो ये था आपका 23 क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी रिवीजन कर लीजिए। किस कवि की कवियों का कवि कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है ना। जब भी कवि की कवियों को बात आएगी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी का नहीं, दरद सुत से त्यों लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, कबीरदास की। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, उदंड मारदंड। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का। काशी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1893 में, ठीक है ना। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5, ठीक है ना। संज्ञा के आपको पता भी है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हिंदी के शब्दों के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर, मैंने अभी बताया उदाहरण देके आपको। कारक के कितने भेद होते हैं, 8। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ जो है आपका क वर्ग में आता है, और इसका उच्चारण स्थान के उसमें कंठ वर्ग होता है, क जो है कंठ वर्ग होता है। 6 वर्ण की किसके योग से बना है, तो क। पहला आंसर सही है, ठीक है गाइस। ये आपका भी प्रैक्टिस हो गया, आपको प्रैक्टिस करते करते बहुत क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे का प्रैक्टिस करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन का मतलब जो आप बोलते हैं उसके मुंह से शुद्धता का मतलब, ठीक है ना, जो आप मतलब आपके बोलने में शुद्धता की हो उसी को शुद्ध वर्तनी बोलेंगे। जैसे अब वो भी कैसे होता है, बोलते बोलते प्रैक्टिस करते करते शुद्ध शब्द को जानना क्या होगा, उसके लिखावट से क्या होगा, बोलने में क्या आता है, उस पर हम पहचानेंगे। अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता, 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 देखिए तो ये सबका बोलने में लग रहा है एक ही जैसा है, लेकिन जब देखिएगा और इसको जब प्रैक्टिस करिएगा तो देखिएगा तो ये सब गलत है आपका, केवल यही सही है, अस्पृश्यता यही होगा जो शुद्ध वर्तनी होगा, जो शुद्ध बोलने में जो निकलेगा ये है, यही है। फिर एक कवि का स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कवियत्री, फिर कवित्री है, कवित्री है, और क्या होता है, कवित्री, यानी कि ये सही है। आया आपको समझ में। फिर है तरणी का परिवाची शब्द, तरणी का परिवाची शब्द, तरणी का सूर्य होता है, ये सूर्य होगा, ठीक है। मीन का परिवाची शब्द क्या है, तो मीन मतलब मछली, तो मछली, और यानी कि यहाँ मत्स्य, तो मत्स्य हो जाएगा, ठीक है ना। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा, भार्या, भार्या मतलब पत्नी होता है, बट आत्मजा, नंदनी और कन्या मतलब बहन होगा। तो ये यानी कि एकदम अलग जो भिन्न जो शब्द है इन सबों से एकदम अलग है, वो भार्या होगा, ठीक है ना। इसका मतलब दिए हुए शब्द में जो है इसमें वो भिन्न अर्थ वाला कौन सा शब्द होगा, भार्या। फिर है अनुपम का परिवाची शब्द बताइए, तो अनुपम का परिवाची शब्द क्या होगा, अद्वितीय, क्या होगा, अद्वितीय। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है, मतलब कान का कच्चा होना कि किसी की बात पे भी विश्वास कर लेता है आदमी, अपना दिमाग कम लगाता है, जो जैसा कहा वैसा विश्वास कर लेना, कम सुनना नहीं, ये नहीं होगा, दूसरों की बात मानना ये भी नहीं, सुनी बात पर विश्वास करना यही होगा। अब कान का कमजोर होना मतलब कम सुनाई देना वाली बात नहीं है यहाँ पे, मतलब सुनी बात पर विश्वास करना दूसरों यही होगा, जो जैसा कहा कि वो सही है कि गलत है उसकी बातों पे विश्वास करना,
कान का कच्चा होने का अर्थ है। ये गाइज आपके यूपी टेट के जो क्वेश्चन सॉल्व पेपर है 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, समझिए और पढ़िए, आपका पूरा अच्छे से तरीके से 2013 का पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा नेक्स्ट पेपर लेके मैं आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।